क्या आपने ध्यान दिया है कि अचानक से पूरे देश में एक नया नियम लागू हो गया है? E20 फ्यूल का इस्तेमाल अब लगभग अनिवार्य यानी मैंडेटरी सा हो गया है। पर्यावरण के अनुकूल और हरित ऊर्जा की दिशा में उठाया गया ये एक बहुत बड़ा कदम लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सोशल मीडिया पर इसका भारी विरोध हो रहा है। आखिर क्यों एक ग्रीन इनिशिएटिव इतने बड़े आक्रोश का कारण बन गया है? चलिए आज के इस विश्लेषण में इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं और ग्राउंड रियलिटी समझने का प्रयास करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 मूल बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। E20 के बेसिक्स, वाहन मालिकों पर इसका असर, भारत का ये जल्दबाजी भरा बदलाव, इसके मैक्रो फायदे बनाम आम जनता की सच्चाई और अंत में सोर्स मटेरियल द्वारा लगाए गए राजनीतिक आरोप। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं पहले हिस्से पर, यानी द बेसिक्स ऑफ E20। आखिर ये E20 है क्या भला? सीधे शब्दों में समझे तो ये 80% पेट्रोल और 20% इथेनॉल का एक मिश्रण है। इथेनॉल असल में एक बायोफ्यूल है जो गन्ना, मक्का और चावल जैसी फसलों से निकाला जाता है। खासतौर पर गन्ने से सबसे ज्यादा इथेनॉल मिलता है। ये पेट्रोल में एक ऑक्सीजनेट का काम करता है, जिससे इंजन के अंदर फ्यूल बेहतर और पूरी तरह से जलता है। और पर्यावरण के हिसाब से देखें तो ये सच में एक गेम चेंजर लगता है। नीति आयोग का डेटा साफ बताता है कि गन्ने से बना एथेनॉल आम पेट्रोल के मुकाबले 65% कम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पैदा करता है। विज्ञान के नजरिए से पोल्यूशन कम करने का ये एक बेहद असरदार तरीका है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, क्योंकि देश को इससे बहुत बड़े आर्थिक फायदे हो रहे हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग में अब तक भारत को 19.3 मिलियन टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने से बचाया है। इससे न सिर्फ 1.36 ट्रिलियन रुपीस बचे हैं, बल्कि 2014 से अब तक किसानों ने लगभग 1.18 ट्रिलियन की कमाई की है। एक नज़र में तो ये सरकार की किसी ब्लॉकबस्टर सक्सेस स्टोरी जैसी लगती है ना? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। आइए बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो सबसे जरूरी है, वाहन मालिकों पर इसका असर। जमीनी हकीकत ये है कि फ्यूल टैंक के अंदर एक मैकेनिकल चेंज रिएक्शन शुरू हो जाती है, खासकर उन पुरानी गाड़ियों में जो E20 के लिए डिजाइन नहीं की गई हैं। असल में इथेनॉल आसपास से पानी को अट्रैक्ट करता है। अगर आप गाड़ी रोज नहीं चलाते तो टैंक में धीरे धीरे पानी जमा हो जाता है। नतीजा, टैंक में जंग लगने लगता है, फ्यूल लाइंस ब्लॉक हो जाती हैं और इंजन के अंदर के रबर कंपोनेंट्स पूरी तरह से खराब होने लगते हैं। इंजन खराब होने की दर के अलावा एक और बड़ी दिक्कत है, और वो है माइलेज का गिरना। पेट्रोल के मुकाबले इथेनॉल में लगभग 30% कम एनर्जी होती है। लोकल सर्कस द्वारा 36,000 लोगों पर किए गए एक सर्वे में 86% लोगों ने यह माना कि उनकी गाड़ी का माइलेज काफी ज्यादा गिर गया है। सोचिए जरा, अगर फ्यूल के दाम वही रहे पर माइलेज कम हो जाए तो आम आदमी का हर महीने का फ्यूल खर्चा 40% तक बढ़ सकता है। तो घुमा फिराकर बात यह आती है कि पुरानी गाड़ियों को इस नए नियम के अनुकूल बनाने का सारा आर्थिक बोझ सीधे आम नागरिक पर आ रहा है। गाड़ी में E20 किट लगवाने का खर्चा 6,000 रुपए तक आता है। नए फ्यूल इंजेक्टर्स 14,000 रुपए तक के पड़ते हैं, और अगर भगवान ना करे फ्यूल पंप और टैंक बदलना पड़े तो खर्चा 35,000 रुपए तक पहुंच सकता है। ये कोई छोटी रकम नहीं है। इस भारी खर्चे के ऊपर से सबसे बड़ा असमंजस इस बात का है कि अगर इंजन खराब हुआ तो पैसे भरेगा कौन? Hyundai, रेनॉल्ट और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियों के कार मैनुअल साफ तौर पर कहते हैं कि गलत फ्यूल डालने से वारंटी वॉइड यानी खत्म हो सकती है। हालांकि सरकार के दावे थोड़े अलग है, पर मैं और पुराने बयानों और इंश्योरेंस कंपनियों के बदलते नियमों ने ग्राहकों को एक बड़ी दुविधा में डाल दिया है। तो आखिर इतनी मैकेनिकल समस्याएं अचानक क्यों उभर आए? यही सवाल हमें ले जाता है तीसरे बिंदु पर, इंडिया राष्ट्र ट्रांजिशन। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर इस टाइमलाइन पर गौर करें तो 2018 में सरकार में लक्ष्य रखा था कि 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी। ये बिल्कुल लॉजिकल लगता था, क्योंकि E20 कंप्लाइंट गाड़ियां बनने में वक्त लगता है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 2023 में जाकर शुरू हुई। पर अचानक इस 2030 लक्ष्य को घटाकर 2025 कर दिया गया। ट्रांजिशन इतनी तेजी से किया गया कि पुरानी गाड़ियों को E20 के हिसाब से खुद को डालने का वक्त ही नहीं मिल पाया। मुद्दे पर भारत की तुलना अक्सर ब्राजील से की जाती है, पर यह फर्क समझना आवश्यक है। ब्राजील ने यह प्रक्रिया 1970 में शुरू की थी और धीरे धीरे 50 साल लगाए E27 तक पहुंचने में, जिससे लोगों को और ऑटो इंडस्ट्री को तैयारी का पूरा वक्त मिला। पर भारत में क्या हुआ? 2022 में E10 पूरी तरह लागू हुआ और ठीक 3 साल बाद 2025 में E20 अनिवार्य कर दिया गया। ये जल्दबाजी असल में आम ग्राहकों के गुस्से का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ आकर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है।
आइए बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, मैक्रो विंस वर्सेस कंज्यूमर रियलिटी। नीति आयोग ने शो में ये सलाह दी थी कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को सस्ता बेचा जाना चाहिए, और आपको याद ही होगा मंत्री नितिन गडकरी जी ने पिछले कुछ सालों में कई बार बयान दिए थे कि आगे चलकर पेट्रोल 55 रुपये या यहाँ तक कि 15 रुपये प्रति लीटर तक मिलने लगेगा। पर क्या ग्राउंड रियलिटी ऐसी है? इथेनॉल का प्रयोग अनडाउटेडली देश का पैसा बचा रहा है, लेकिन पेट्रोल की रिटेल कीमतों में आम ग्राहक को ऐसी कोई राहत नहीं दिख रही जिसका वादा किया गया था। और यहीं से ये चर्चा पहुंचती है अपने आखिरी और थोड़े कंट्रोवर्शियल हिस्से पर, एलिगेशंस ऑफ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। हम यहाँ सोर्स द्वारा लगाए गए आरोपों को न्यूट्रली देखने की कोशिश करेंगे। सोर्स मटेरियल ध्यान आकर्षित करता है पूर्ति ग्रुप की तरफ, जो उन शुरुआती कंपनियों में से एक थी जो एथेनॉल बनाती है। ये ग्रुप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी द्वारा स्थापित किया गया था। प्रेजेंटर का आरोप है कि 2014 में नई सरकार बनने के तुरंत बाद ही एथेनॉल ब्लेंडिंग लिमिट को तेजी से 10% कर दिया गया था, जिससे अलेजली तीनों कंपनियों को सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई थी। सोर्स आगे ये भी कहना करता है कि गडकरी जी के परिवार और बेटल द्वारा चलाई जा रही कंपनियां इस विशिष्ट क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं, जैसे कि मानस एग्रो, जिसने 2022 तक 20 बिलियन लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया। इसके अलावा CSIN एग्रो का भी जिक्र है, जिसने हाल ही में कार्बन डाइऑक्साइड से एथेनॉल बनाने के लिए एक बड़ा MOU साइन किया है। अगर सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो तुलना करने पर एक काफी बड़ा अंतर दिखाई देता है। डेटा बताता है कि CNG और आग्रो का रेवेन्यू 37.55% की दर से बढ़ा है, जबकि उनकी आम इंडस्ट्री का एवरेज सिर्फ 7% है। वहीं अगर नेट इनकम देखें तो जहां इंडस्ट्री एवरेज 14% से आगे बढ़ी है, इस कंपनी की वृद्धि दर लगभग 62% दर्ज की गई है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले इस कंपनी ने कितनी तेजी से आर्थिक बढ़त हासिल की है। G20 के इस मुद्दे के अलावा प्रेजेंटर ने अपने मटेरियल में और भी कुछ व्यापक आरोप लगाए हैं। इनमें BCCI और ORF जैसे नीति निर्माण संस्थाओं में बढ़ता हुआ सिस्टमिक नेपोटिज्म यानी परिवारवाद शामिल है। साथ ही ये दावा भी किया गया है कि बड़े पैमाने पर पब्लिक रिलेशंस और PR कैंपेन्स के बावजूद सड़क और हाईवे निर्माण में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और नए पुल या सड़कें जल्द भी टूट रही हैं। तो इन तमाम समस्याओं से बचा कैसे जा सकता था? इस पर सोर्स ने 3 बहुत ही क्लियर और सिंपल सुझाव पेश किए हैं। पहला, अचानक बदलाव की जगह जो ओरिजिनल 2030 की टाइमलाइन तय की थी उसी पर अमल करना चाहिए। दूसरा, एथेनॉल मिक्सिंग से जो देश को फाइनेंशियल सेविंग्स हो रही हैं उनका फायदा पेट्रोल के दाम कम करके आम जनता तक पहुंचाना चाहिए। और तीसरा, सबसे अहम, फ्यूल पंप पर लोगों को E20 और 100% प्योर पेट्रोल के बीच चुनने का विकल्प जरूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों, चर्चा के अंत में हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां हमें तय करना पड़ेगा। देश का हजारों करोड़ों का तेल इंपोर्ट पचाना और किसानों का मुनाफा कमाना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ग्रीन एनर्जी के इन बड़े और व्यापक आर्थिक फायदों के नाम पर आम नागरिकों पर बिना किसी वक्त के अचानक इस नए नियम का भारी आर्थिक बोझ डालना ठीक कराया जा सकता है? देश के मुनाफा और जमीनी सच्चाई के बीच ये संतुलन आखिर कैसा होना चाहिए? इस सवाल के साथ मैं इस चर्चा को यही छोड़ता हूँ। सोचिए जरूर, और इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत